नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 8 साइंस विज्ञान चैप्टर 6 जिसका नाम है जंतुओं में जनन। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि जंतुओं में जनन को लेके आपको क्लास 9th में भी साइंस में पढ़ना है, 10th में भी पढ़ना है और यदि आप 10th के ऊपर अगर साइंस को चूज़ करते हो तो आपको बायोलॉजी में ये सारी चीज़ें बड़े ही डिटेल्स में पढ़ने पड़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं क्लास 8 चैप्टर 6 और चैप्टर का नाम है जंतुओं में जनन। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि ऑलरेडी हमने क्लास 8 के साइंस के 5 चैप्टरों को कंप्लीट करवा रखा है। इन पाँचों चैप्टर के वीडियोज़ हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा। यदि आपने इससे पहले के वीडियोज़ को नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। आपके एग्ज़ाम के लिए वो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं क्लास 8 के 6 चैप्टर को। 6 चैप्टर में सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हमें जानना है वो है 6.1 जिसका नाम है जनन की विधियाँ। अब देखिए जनन की विधियाँ मतलब जन्म लेने के तरीकों के बारे में। थोड़ा-सा आपको ये चैप्टर अटपटा-सा लग सकता है क्योंकि बहुत सारी इसमें ऐसी चीज़ें भी आपको पढ़नी पड़ेगी जो आपको शाई फील करवाएगा। मतलब आपको थोड़ा-सा शर्म आएगा, लज्जा आएगा पढ़ने में लेकिन एज़ अ साइंस आपको अपने चैप्टर को कंप्लीट करना ही है और बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता भी होनी चाहिए। यदि आप पढ़े लिखे हैं तो आपको जनन की विधियाँ, प्रजनन के तरीके, प्रजनन प्रक्रम इन सभी चीज़ों को जानना भी काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। तो आइए हम सबसे पहले जनन की विधियों के बारे में जान लेते हैं। आपने अलग-अलग तरह के जंतुओं के बच्चे को ज़रूर देखा होगा। कहीं आपने आदमी के बच्चे को देखा होगा, कहीं आपने जानवर के बच्चे को देखा होगा, कहीं आपने कीड़े-मकोड़े के बच्चे को देखा होगा, कहीं आपने साँप के बच्चे को देखा होगा, कहीं आपने चिड़ियों के बच्चे को देखा होगा। तो ये सब क्या है? ये सभी जंतु है और इन सभी जंतुओं के जो जनन करने की विधियाँ होती है, वो अलग-अलग होती है। तो इसमें हम सिर्फ़ और सिर्फ़ जनन की विधियों के बारे में बात करेंगे। आइए अब हम जनन की विधियों के बारे में विस्तार से जानते हैं। चैप्टर में आपको बताया गया है कुछ जंतुओं के बच्चों के नाम जो है वो सारणी 6.1 में भरने का प्रयास कीजिए। अब देखिए सारणी 6.1 का है, तो देखिए सारणी 6.1 आपको यहाँ पे दिया गया है, बगल में ही है। आपको यहाँ पे देखिए मनुष्य के बच्चे जो होते हैं, जैसे उसे शिशु कहते हैं, ऐसे आपको बिल्ली के बच्चे का नाम लिखना है। कुत्ता के बच्चे को क्या कहते हैं? तितली के बच्चे को क्या कहते हैं, मुर्गी के बच्चे को क्या कहते हैं, गाय के बच्चे को क्या कहते हैं, मेढक के बच्चे को क्या कहते हैं। तो ऐसे तो सबसे पहले आपको ये सारणी को अर्थात टेबल को फिल करना है और ये इम्पोर्टेंट भी है। आपको पता होना चाहिए कि बिल्ली के बच्चे को क्या कहते हैं, गाय के बच्चे को क्या कहते हैं, मेढक के बच्चे को क्या कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए, अब आपको क्या करना है जंतुओं के बच्चों का जन्म होते ही आपने देखा होगा, शायद आपने नहीं भी देखा होगा कि कोई बच्चा कैसे जन्म लेता है, शायद आपने ये नहीं भी देखा होगा। लेकिन गाँव घर में क्या होता है कि आपने गाय के बछड़े या बाछी को जन्म लेते हुए देख सकते हैं, बकरियों के बच्चे होते हुए देख सकते हैं, सूअर के बच्चे को पैदा होते हुए देख सकते हैं। तो ये सभी क्या है? ये सभी जंतु ही तो है। क्या आप बता सकते हैं कि चूजे और इल्ली किस प्रकार जन्म लेते हैं? जो चूजे होते हैं, जो छोटे होते हैं, जैसे बिलौटे, जैसे बिल्ली के बच्चे को बिलौटे कहते हैं। पिल्ले का जन्म किस प्रकार होता है? कुत्ते के बच्चे को क्या कहते हैं? पिल्ला कहते हैं। उसका जन्म कैसे होता है? आप क्या सोचते हैं कि जन्म से पूर्व ये जीव वैसे ही दिखाई देते थे? अब देखिए, कोई बच्चा अगर जन्म लेता है, चाहे वो कुत्ते का हो, बिल्ली का हो, गाय का हो, इंसान का हो, तो क्या बच्चा जब जन्म लेता है वैसे ही वो पैदा होता है? और पहले भी वो वैसे ही दिखाई देता है? आप क्या सोचते हैं? नहीं, वह पहले वैसा नहीं दिखाई देता है, जैसा कि वो जन्म लेते समय आपको दिखाई देता है। पौधे की ही तरह जंतुओं में भी जनन की 2 विधियाँ होती हैं। जैसे पौधों की तरह पौधे भी जो है वो जनन की 2 विधियों का उपयोग करते हैं। अब ये इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान से समझिएगा। वह क्या है? तो पहला तो है लैंगिक जनन जो नंबर 1 पे आता है और दूसरा जो है वो है अलैंगिक जनन। आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, आपसे लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे तो आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ इतना जाना कि जनन की विधियाँ क्या होती है, कैसे
जन्म लेते हैं बच्चे, क्या जन्म लेते समय जैसे बच्चों की रूपरेखा होती है, बच्चे पहले से भी गर्भ में भी वैसे ही होते हैं? ये सारी चीज़ें समझने के लिए था। साथ ही साथ आपको एक टेबल और सारणी बताया गया था जिसमें आपको कुछ जानवरों या फिर कुछ जंतुओं के बच्चों के नाम लिखने थे। तो यहाँ पे हमने जनन की 2 विधियों को देखा है, पहला है लैंगिक जनन, दूसरा है अलैंगिक जनन, जिसमें से सबसे पहले जो हमें पढ़ना है वो है लैंगिक जनन के बारे में। अब हम जानते हैं कि लैंगिक जनन किसे कहते हैं। जान लेते हैं लैंगिक जनन में तो देखिए यहाँ पे साफ-साफ आपको बता रखा है कि क्लास 7th में आपने पौधों में जनन के विषय के बारे में पढ़ा था। आपने क्या किया था? 7वीं क्लास में आपने ये पढ़ा है कि पौधे जो हैं वो कैसे दूसरे पौधों को जन्म देते हैं या कैसे विकास करते हैं। इसे स्मरण करने का आपको प्रयास करना है। स्मरण करने का मतलब है जो क्लास 7th में आपने पढ़ा है, उसे आपको याद करने की ज़रूरत है। आपको याद होगा कि लैंगिक जनन वाले पौधे में नर और मादा जननांग भाग होते हैं। याद रखिएगा कि जब भी किसी भी लैंगिक जनन में एक नए अ, वस्तु का निर्माण होता है, वस्तु आप नहीं कह सकते, आप यहाँ समझ लीजिए एक नए जीव का निर्माण होता है, तो एक नए जीव की उत्पत्ति करने के लिए एक नर और एक मादा का होना आवश्यक है। अब नर और मादा क्या होता है? नर का मतलब होता है पुरुष और मादा का मतलब होता है स्त्री। बिना स्त्री और पुरुष के कोई भी नए जीव की उत्पत्ति नहीं हो सकती है, यही लैंगिक जनन में आपको मुख्य रूप से जानना था। क्या आप इन भागों के नाम बता सकते हैं? जंतुओं में भी नर एवं मादा के विभिन्न जनन भाग एवं अंग होते हैं। जान लीजिए कि जैसे पेड़-पौधे में जनन भाग के लिए अंग पाया जाता है, वैसे ही जंतुओं में अब जंतुओं कहने का मतलब है इसमें शेर, हाथी, चीता, भालू यहाँ तक कि इंसान भी आते हैं। इन सभी के पास मतलब कि प्रकृति ने ऐसे अंग का निर्माण किया है, ऐसे भाग का निर्माण किया है, जहाँ से वो नए प्रकार के जीव की उत्पत्ति करते हैं। पौधे की तरह जंतु भी नर एवं मादा युग्मक बनाते हैं। जब नर एवं मादा एक साथ जुड़ते हैं तब वह एक युग्मक का निर्माण करते हैं जो संलयित होकर युग्मनज बनाते हैं और यहीं से शुरुआत होता है एक नए जीव का। यह युग्मनज विकसित होकर एक नया जीव बनाता है। यही युग्मज जब धीरे-धीरे बड़ा होता है तो एक नए जीव के रूप में इसका निर्माण होता है। इस प्रकार का जनन मतलब कि आप समझ लीजिए ऐसे जनन की प्रक्रिया जिसमें नर अर्थात पुरुष अर्थात मेल और मादा अर्थात स्त्रीलिंग अर्थात फीमेल युग्मक का संलयन होता है, लैंगिक जनन कहलाता है। ध्यान से समझिएगा कि जहाँ पे नर एवं मादा के संयोग से एक नए जीव की उत्पत्ति होती है, लैंगिक जनन कहलाता है। आइए हम मनुष्य के जनन भागों को पता लगाएं और जनन प्रक्रम का अध्ययन करें। अभी तक हमने जीव के बारे में पढ़ा था, अब हम मनुष्यों के बारे में पढ़ेंगे कि हम इंसान एक नए जीव की उत्पत्ति कैसे करते हैं, एक नए संतान की उत्पत्ति कैसे करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है नर जनन अंग। याद रखिएगा नर का मतलब होता है मेल। हमेशा आपको ये सारी चीजें याद रखना है, मेल अथवा पुरुष। अब हम यहाँ पे नर जनन अंग अर्थात पुरुष के अंदर बच्चे संतान पैदा करने की जो क्षमता होती है उस अंग के बारे में जानेंगे, उन बॉडी पार्ट के बारे में जानेंगे। नर जनन अंगों में एक जोड़ा वृषण, 2 शुक्राणु नलिका तथा एक शिशन लिंग होते हैं। वृषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं जिसे शुक्राणु कहते हैं। वृषण लाखों शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। आपको यहाँ पे चित्र 6.2 को देखना है जिसमें शुक्राणु का एक नया चित्र दिखाया गया। अब यहाँ पे आपको समझना है कि जो मेल होते हैं, जो पुरुष होते हैं, उनके शरीर के अंदर 2 वृषण पाए जाते हैं, 2 अंडाकार हमारे शरीर के अंदर गोले होते हैं जिसके अंदर शुक्राणु नलिका होता है। शुक्राणु नलिका कहने का मतलब है एक पुरुष तभी तक बाप बन सकता है, तभी तक पिता बन सकता है जब तक उसके अंदर शुक्राणु है। नहीं तो कई बार आपने समाज में ऐसे महिलाओं को, ऐसे पुरुषों को देखा होगा जिनके पास संतान नहीं होता है, उनको पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। इसका कहने का मतलब ये है या तो पुरुष
जो महिला के साथ युग्मज का निर्माण करता है, उस पुरुष के अंदर शुक्राणु की कमी है। और ये बात आप हमेशा याद रखिएगा कि पुरुष के अंदर शुक्राणु पाया जाता है और महिला के अंदर अंडाणु पाया जाता है। ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। पुरुष के अंदर शुक्राणु और महिला के अंदर अंडाणु पाया जाता है। वृषण जो है मतलब कि शरीर के अंदर का वह थैला जो है वो एक बार में लाखों शुक्राणु को रिलीज करता है। आपको ये जो तस्वीर दिख रहा है ये शुक्राणु है। यह एक प्रकार का ऐसा जीव होता है, आप कह सकते हैं एक प्रकार का ऐसा जीव भी कह सकते हैं, जो शरीर के अंदर मादा के अंदर जाके युग्मज का निर्माण करता है। अब देखिए शुक्राणु यद्यपि बहुत सूक्ष्म होते हैं, आपको ये खुली आंखों से दिखाई नहीं देंगे। आप भले ही यहाँ पे शुक्राणु की तस्वीर को देख रहे हो, लेकिन यह बनाया गया है। आप अपने खुली आंखों से नर के शुक्राणु को नहीं देख सकते हो। प्रत्येक के सिर होते हैं, एक मध्य भाग एवं एक पूंछ होता है। अब यहाँ पे पूछ रहा है क्या शुक्राणु एकल कोशिका जैसा प्रतीत होता है, मतलब सिर्फ वो एक के कोशिका का बना होता है। तो देखिए वास्तव में क्या होता है कि हर शुक्राणु में कोशिका के समान संघटक पाए जाते हैं। यहाँ पे आपको मानव शुक्राणु दिखाई दे रहा है और मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि शुक्राणु जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ मेल में पाया जाता है। आगे की तस्वीरों में आपको जो मानव होते हैं, जो मेल होते हैं, उनके जननांग के बारे में बताया गया है। कीर्ति ने क्या कमाल की चीजें बनाई है, ये आपको समझना पड़ेगा कि मानव अपने आप को विकास करने के लिए नए जीव की उत्पत्ति करता है और नए जीव, ये मानव की ही बात नहीं है, एक आम इंसान की ही बात नहीं है, ये हर एक जीव करते हैं। चाहे वो कुत्ता हो, बिल्ली हो, शेर हो, हाथी हो, गधा हो, चिड़िया हो, कबूतर हो, वो अपने पुत्र के लिए एक नए जीव का निर्माण करते हैं। हालाँकि इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कुछ ऐसे जीव हैं जो अंडों के माध्यम से नए जीव का निर्माण करते हैं। लेकिन कुछ इंसान की बात कर ले, जो स्तनधारी प्राणी है, वो मुख्य रूप से शिशु को पैदा करता है। तो हमारे यहाँ पे जो तस्वीर दिया गया है, वो तस्वीर मेल की है, जिसमें आपको शुक्राणु नलिका दिख रहा होगा, शिशन दिख रहे होंगे। इन्हीं के अंदर पुरुषों में अगला जीव उत्पन्न करने की क्षमता होती है। इसमें शुक्राणु भरे होते हैं जो लाखों की मात्रा में रिलीज होते हैं। और ये बात याद रखिएगा कि ये जो शुक्राणु होते हैं वो आपको खुली आंखों से नहीं दिखाई देते हैं, ये बड़े ही सूक्ष्म होते हैं। तो ये तो पुरुष जननांग था और ये इंपॉर्टेंट भी है, आपके एग्जाम में कई बार इसके डायग्राम बनाने के लिए बोले जाते हैं। तो आपको ये चीजें तस्वीरें जो है वो हमेशा याद रखना है। तो ये हम पुरुष जननांग के बारे में समझ लिए। अब हम मादा जनन अंग के बारे में समझ लेते हैं कि मादा जनन अंग क्या होता है। जैसे कि पुरुष के अंदर जननांग के लिए प्रकृति ने एक पार्ट बनाया है, ऐसे ही स्त्रीलिंग में भी ऐसे ही एक पार्ट का निर्माण किया है। मादा जननांगों में एक जोड़ी अंडाशय, अंडवाहिनी, डिंबवाहिनी जिसे भी कहते हैं तथा गर्भाशय होता है। हम सभी अपने-अपने माताओं के कोख से पैदा हुए हैं। आप जो भी बच्चे हमसे अभी पढ़ रहे हैं, उन सभी को पता है कोई भी जो है वो अंडे से तो नहीं निकला है। वो सभी जो है अपने माता के पेट के अंदर से निकले हैं। तो देखिए, हम जब पैदा हुए हैं इसके लिए मेल के शुक्राणु और फीमेल के अंडाणु का संचयन हुआ है। मादा जननांगों में एक जोड़ी अंडाशय, अंडवाहिनी तथा गर्भाशय होता है। गर्भाशय महिला के शरीर के अंदर का वह अंग होता है जहाँ पे शिशु का निर्माण होना शुरू होता है, जहाँ पे बच्चे का बनना शुरू होता है। तो देखिए यहाँ पे जो महिला के जननांग के बारे में दिखाया गया है उसमें आपको एक गर्भाशय दिखाया गया है, एक अंडाशय दिखाया गया है, एक अंडवाहिनी दिखाया गया है, जिसके माध्यम से मेल और फीमेल एकत्रित होकर एक नए जीव के निर्माण का शुरुआत करते हैं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि जो मादा होती है, जो स्त्रियां होती है, जो लड़कियां होती है, जो फीमेल होती है, उनके अंदर क्या पाया जाता है? अंडाणु पाया जाता है। और ये भी साथ ही साथ बताया था कि जो पुल्लिंग होते हैं, जो मेल होते हैं, जो पुरुष होते हैं, उनके अंदर क्या पाया जाता है? शुक्राणु पाया जाता है।
देखिए, अब हम बात करेंगे 6.4 के तस्वीरों के बारे में। तो देखिए, यहाँ पे मानव, खासकर इसमें मैं स्त्रियों की बात करूँगा। स्त्रियों में प्रति मास दोनों अंडाशय में से किसी एक अंडाशय से एक विकसित अंडाणु अथवा डिंब का निमोर्चन अंडवाहिनी में होता है। जो महिलाएँ होती है, वहाँ पे मैंने ऊपर की तस्वीरों में आपको अंडाशय के बारे में बताया था। ये हमारा एक तरफ का अंडाशय है, दूसरे तरफ का अंडाशय ये है। इसी से होकर प्रति मास मतलब 1 महीने में 1 अंडाशय जो है, वो विकसित अंडाणु बनकर अंडवाहिनी में आ जाता है। ये गर्भाशय का भाग होता है, जहाँ शिशु का विकास होता है। यह वही थैला है, माँ के शरीर के अंदर का वही भाग है, जहाँ पे बच्चे बनना शुरू होते हैं। शुक्राणु की तरह अंडाणु भी एकल कोशिका का होता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो शुक्राणु होता है वो एकल कोशिका का होता है, ऐसे ही अंडाणु भी एकल कोशिका का होता है। अब मैंने आपको ऊपर देखिए, ऊपर जो तस्वीर बताया था उसमें मैंने शुक्राणु आपको इस तरह का बताया था और अंडाणु का तस्वीर आपको इस तरह का रखना है। तो ये अगर हमारा अंडाणु है तो इसी में ये शुक्राणु प्रवेश करके एक नए शिशु का निर्माण करता है और इस प्रक्रिया को हम निषेचन भी कहते हैं। तो यहाँ पे आपको इन तस्वीरों के माध्यम से समझना पड़ेगा। देखिए, ये हमारा अंडाणु है जो स्त्री में पाया जाता है। ये हमारा शुक्राणु है जो मेल में अर्थात पुरुष में पाया जाता है और ये दोनों जब एक दूसरे से मिलते हैं तो ये निषेचन की प्रक्रिया कहलाती है और निषेचन की प्रक्रिया में फिर युग्मज का निर्माण होता है। अब देखिए, युग्मज क्या होता है? युग्मज एक ऐसा छोटा-सा प्रोसेस है जिसमें शिशु का बनना शुरू होता है, एक बच्चे का निर्माण होना शुरू होता है, एक बच्चे का विकास होना शुरू होता है। आइए अब हम बात करते हैं निषेचन के बारे में, कि निषेचन क्या होता है? जनन प्रक्रम का पहला चरण शुक्राणु और अंडाणु का संलयन है। अगर किसी भी पुरुष को, किसी भी जंतु को, किसी भी स्तनधारी प्राणी को यदि अपने शिशु को जन्म देना है, अपने बच्चे को जन्म देना है, तो सबसे फर्स्ट स्टेप ही यही होता है कि पुरुष के शुक्राणु और महिला के अंडाणु आपस में मिल जाते हैं। जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आता है अर्थात मेल के शुक्राणु और फीमेल के अंडाणु जब आपस में मिल जाते हैं तो फिर यह शुक्राणु और अंडाणु का मतलब कि संलयन जो है, मिलना जो है, वही निषेचन कहलाता है। जैसा कि 6.5 में ऊपर मैंने आपको बताया भी है कि ये महिला का गोल वाला जो है वो अंडाणु है और ये लंबे जो हैं वो शुक्राणु हैं और इन दोनों के मैचिंग से ही निषेचन की क्रिया शुरू होती है। शुक्राणु और अंडाणु का यह संलयन क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। निषेचन के समय मतलब जब निषेचन हो रहा होता है तब उसी समय शुक्राणु और अंडाणु संलयित होकर एक हो जाते हैं मतलब ये जो आपस में है वो मिल जाते हैं। निषेचन के परिणाम स्वरूप जब निषेचन हो जाता है उसके बाद में युग्मज का निर्माण होता है। 6.6 में आपने यहाँ पे देख लीजिए, मैंने आपको ऊपर के एक इमेज में बताया था कि ये तो हमारा शुक्राणु आ रहा है, ये हमारा अंडाणु है। जब ये निषेचन कर लिए तो देखिए ये आपस में क्या हो गया, मिल गए और फिर यह क्या बनाए हैं, युग्मज। क्या आपको जानकारी है कि एक युग्मज एक नए व्यष्टि का प्रारंभ है, मतलब एक नए व्यक्ति, बस मतलब वस्तु नहीं कह सकते आप, यहाँ पे वस्तु का निर्माण तो नहीं हो रहा है, एक नए जीव का निर्माण कह सकते हैं। निषेचन के प्रक्रम में जब निषेचन होता है उसी प्रक्रम में जो स्त्री होती है उनके अंडाणु और नर अर्थात जो पुरुष होते हैं जिसे आप माँ और पिता कह सकते हैं, उनके शुक्राणु का संयोजन होता है। पुरुष के शुक्राणु का महिला के अंडाणु आपस में मिलते हैं। अतः नई संतति में कुछ लक्षण अपनी माता तथा कुछ लक्षण अपने पिता से वंशानुगत होते हैं। पुरुष का शुक्राणु और महिला का अंडाणु आपस में मिलकर एक नए जीव का निर्माण करता है। इसलिए जो भी नए संतान पैदा होते हैं उनके अंदर माँ और बाप दोनों के गुण देखे जाते हैं। अपने भाई अथवा बहन को आप देखिए और यह पहचानने का प्रयास कीजिए कि उनमें से कौन से लक्षण माता के हैं और कौन से लक्षण पिता के हैं। तो ये दोनों लक्षणों के माध्यम से आप ये समझ सकते हैं कि इस बच्चे के अंदर
माँ और पिता दोनों के लक्षण मौजूद हैं। वह निषेचन निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है, याद रखिएगा, ऐसा निषेचन का प्रक्रिया जो स्त्री के शरीर के अंदर होता है, आंतरिक निषेचन कहलाता है। यह भी इंपॉर्टेंट रहेगा। मादा अर्थात स्त्री अर्थात महिला के अंदर, पेट के अंदर ही होने वाला निषेचन जो है वो आंतरिक निषेचन कहलाता है, जिसमें मनुष्य भी आता है, गाय आता है, कुत्ता आता है, मुर्गी इत्यादि जो है ये सब इसी के अंदर है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे जंतु हैं जिनके अंदर आंतरिक निषेचन ही होता है। क्या आपने परख नली शिशु के बारे में सुना है? परख नली शिशु के बारे में भी आपको जानना जरूरी है। इसमें क्या होता है कि कुछ ऐसी महिलाएं, कुछ ऐसी स्त्रियां जिनके अंडवाहिनी अवरुद्ध होते हैं, मतलब वो, जैसे कि हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि वो बच्चा प्रजनन करने की उनके अंदर शक्ति नहीं होती। गांव वगैरह में आपने सुना होगा, लोग उसे बांझ वगैरह कह देते हैं। तो ऐसी स्त्रियां शिशु उत्पन्न करने में असमर्थ होती है, जिनके अंडवाहिनी जो होते हैं। अब मैंने आपको तस्वीर में दिखाया था महिलाओं के निषेचन के समय में कि जो है यहाँ पे अंडवाहिनी है, ये जो पाइप है इनके महिलाओं के अंदर जननांग में, अगर ये इनके अवरुद्ध हो जाते हैं या फिर कह दीजिए कि ये जाम हो जाते हैं, तो वो बच्चे पैदा करने में सक्षम नहीं होते। क्योंकि निषेचन के लिए क्या जरूरी है? शुक्राणु नर का शुक्राणु मादा के अंडाणु के साथ मिलना चाहिए। अगर इसमें कोई अवरोध उत्पन्न होता है तो अंडाणु तक ये पहुंच ही नहीं पाते हैं। ऐसी स्थिति में डॉक्टर जो है वो ताजा अंडाणु एवं शुक्राणु एकत्र करके उचित माध्यम में कुछ घंटों को के लिए उन्हें एक साथ रखते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं? आईवीएफ अथवा इंटरविट्रो निषेचन। अब ये क्या होता है कि शरीर के बाहर कृत्रिम निषेचन के माध्यम से होता है। अगर निषेचन हो जाता है, अगर इन दोनों के अंडाणु और शुक्राणुओं का निषेचन हो जाता है, तो युग्मज को लगभग 1 सप्ताह तक विकसित किया जाता है। इसके पश्चात उसे माता के गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है। मतलब बाहर ही पुरुष और महिला के अंडाणु और शुक्राणु को लैब के माध्यम से एकत्र करके निषेचित किया जाता है, युग्मज को तैयार किया जाता है, और फिर इस युग्मज को माता के पेट के अंदर गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है। माता के गर्भाशय के पूर्ण विकास होता है, बच्चे जो होते हैं उनका पूर्ण रूप से विकास होता है, तथा शिशु का जन्म सामान्य शिशु की तरह ही होता है। इन तकनीक द्वारा जन्मे शिशु को परख नली शिशु भी कहा जाता है। लेकिन यह एक मिथ्या नाम है, क्योंकि शिशु का विकास ना परख नली में नहीं होता, वो माता के पेट के अंदर ही विकास करते हैं। यहाँ पे आपको यह जानकर भी आश्चर्य होगा कि अनेक जंतु ऐसे हैं, अनेक प्रकार के जीव ऐसे भी हैं जो निषेचन की क्रिया जो है वो मादा जंतु के शरीर के बाहर होती है। आपको पता है कि अभी मैंने आपको बताया है कुछ ऐसे जीव हैं जो अपने शिशु को जो है अपने पेट के अंदर रखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी जीव हैं जो बाहर ही रखते हैं। अब इसे हम निषेचन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इन जंतुओं में जो निषेचन है वो जल में होता है, पानी में होता है। आइए हम पता लगाते हैं कि वो किस प्रकार से संपन्न होता है। तो सबसे पहले देख लीजिए, मेढक के जो अंडे होते हैं वो आपको बाहर ही आपको देखने को मिलेगा। बसंत अथवा वर्षा ऋतु में मेढक जो होते हैं तथा टोड पोखर में, तालाब में मंद गति से बहने वाले झरने की ओर आपको जाते दिखाई देंगे। तो ये क्या होता है? इसी में जब नर एवं मादा एक साथ पानी में आते हैं, मतलब जब नर मेढक और मादा मेढक, मतलब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग मेढक एक साथ आते हैं, तो मादा जो है वो सैकड़ों अंडे पानी में दे देती है। मुर्गे के अंडे की तरह मेढक के अंडे भी कवच से ढके नहीं होते। जैसे आपने मुर्गे के अंडे को देखा होगा, मुर्गे के तो नहीं, मुर्गी के अंडे को देखा होगा, वो एक सेल से ढका होता है, व्हाइट कलर के सेल से। लेकिन जो मेढक के अंडे होते हैं, जो पानी में मादा मेढक लाखों की संख्या में देती है, वो ऐसे सेल से ढके हुए नहीं होते हैं। यह अपेक्षाकृत बहुत ही कोमल होते हैं। जेली की तरह एक परत अंडों को एक साथ रखती है तथा इसकी सुरक्षा भी करती है। ध्यान से समझिएगा, ये पानी में जेली की तरह होते हैं। मादा जैसे ही अंडे देती है, नर उस पर शुक्राणु छोड़ देता है। ध्यान से समझिएगा, पानी के अंदर ही मादा मेढक जैसे ही अपना अंडाणु छोड़ती है, अंडे देती है, उसके ऊपर
जो मेल मेढक होते हैं वह अपने शुक्राणु और अपनी लंबी पूंछ की सहायता से जल में इधर-उधर तैरते रहते हैं। अब शुक्राणु अंड कोशिका के संपर्क में आते ही जिसके फलस्वरूप उनका निषेचन हो जाता है, पानी में ही निषेचन हो जाता है। इस प्रकार का निषेचन जो है, जिसमें नर एवं मादा युग्मज का संलयन मादा के शरीर के बाहर होता है, ये सारे बाह्य निषेचन कहलाता है। यह मछली के अंदर होता है, स्टारफिश के अंदर होता है और भी बहुत तरह के जलीय प्राणी हैं जिसके साथ ऐसा ही होता है। पेज पे हमारा कहता है यद्यपि कोई जंतु सैकड़ों अंडे देता है। हमने जंतु के बारे में, प्रजनन के बारे में, पुरुष के प्रजनन क्षमता के बारे में, कीड़े मकोड़े, अंडे देने वाले बहुत तरह की प्रजातियों के बारे में पहले भी बात किया है। अभी हमारा टॉपिक जो है वो कहता है यद्यपि यह जंतु सैकड़ों अंडे देते हैं, मतलब एक बार में सैकड़ों अंडे देते हैं तथा लाखों शुक्राणु निमोचित करते हैं, मतलब कि देते हैं, सारे अंडे का निषेचन नहीं होता है और वह नया जीव नहीं बन पाते हैं। मैंने आपको बताया है कि जैसे पुरुष और महिला के ही, जैसे कि पुरुष के अंदर शुक्राणु पाया जाता है और मादा के अंदर अंडाणु पाया जाता है। तो मैंने पहले भी बताया है कि इसमें लाखों शुक्राणु एक बार में बाहर आते हैं और लाखों अंडाणु भी होते हैं। तो आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि लाखों शुक्राणु और लाखों अंडाणु मिलकर एक नए जीव का निर्माण करते हैं, तो ऐसा नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ कोई एक शुक्राणु और एक अंडाणु अगर सही तरीके से निषेचित हो जाता है तो एक नए भ्रूण का निर्माण करता है। इसका कारण यह है कि अंडे एवं शुक्राणु निरंतर जल की गति, वायु एवं वर्षा से प्रभावित होते रहते हैं। क्या होता है, हमने आपको लास्ट टाइम में मेढक के अंडे के बारे में बताया था कि कैसे वो पानी में लाखों की मात्रा में अंडे देता है और ऐसे में जो नर है वो भी अपने ऐसे ही अंडे को परिवर्तित करता है पानी के अंदर। तो तालाब में क्या होता है, कहीं ज्यादा ठंडा होता है, कहीं ज्यादा गर्म होता है, कहीं हवा के कारण, कहीं वायु के कारण बहुत सारे शुक्राणु जो हैं, बहुत सारे अंडे जो हैं वो नष्ट भी हो जाते हैं। तालाब में दूसरे ऐसे जंतु भी होते हैं जो इन अंडों को खा भी जाते हैं, इन अंडों को भोजन के रूप में ग्रहण भी कर लेते हैं। अतः अंड कोशिकाएं एवं शुक्राणुओं की एक बड़ी संख्या में उत्पन्न होना आवश्यक है। नहीं तो अगर एक शुक्राणु और एक अंडाणु निकलेगा तो कभी नए भ्रूण का निर्माण होगा ही नहीं, ताकि इनमें से कुछ जो है वो निषेचन करने के लिए पहुंच सके। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जब एक जीव कोई सा भी हो तो वो लाखों की मामला में, लाखों की मात्रा में अंडाणु शुक्राणु को निकालता है। यहाँ पे आपको एक फोटो दिखाया गया है ए, जिसमें आपको भ्रूण के बारे में दिखाया गया है, अंडाशय के बारे में दिखाया गया है, अंडोत्सर्ग के बारे में दिखाया गया है, युग्मज के बारे में दिखाया गया है। वहीं पे और भी बहुत सारे इमेज के बारे में पढ़ना है, लेकिन सबसे पहले हम एक बार भ्रूण का जानकारी ले लेते हैं कि भ्रूण क्या होता है। भ्रूण बहुत महत्वपूर्ण होगा। निषेचन के बारे में तो ऑलरेडी मैंने आप सभी को बताया है कि कैसे निषेचन होता है। तो निषेचन के परिणाम स्वरूप, मतलब निषेचन के बाद युग्मज बनता है, ये भी मैंने आपको बताया था। अब क्या होता है, जब युग्मज विकसित होता है तो यह भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है, मतलब भ्रूण के आकार का हो जाता है, जैसा कि चित्र 6.8 में आपको दिखाया गया है। आप चित्र 6.8 में यहाँ पे देख सकते हैं कि ये भ्रूण का निर्माण हो रहा है और युग्मज पहले बनता है, निषेचन उससे पहले होता है। तो युग्मज लगातार विभाजित होकर, टूटकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है। जो युग्मज होता है ना, वो टूट टूट कर कोशिकाओं जैसे गोले में बदल जाता है और इसके पश्चात कोशिकाओं का जो समूह होता है वो धीरे धीरे आपस में जुड़ने लगता है, अलग अलग उत्तक और अंगों में परिवर्तित होने लगते हैं और इस विकसित होती हुई संरचना को क्या कहते हैं, भ्रूण कहते हैं। भ्रूण का मतलब एक जब छोटा बच्चा के बनने की शुरुआत होती है, चाहे वो मानव का हो, पशु का हो, चिड़िया का हो, कीड़े का हो, तो उसकी जो शुरुआती दौर होती है उसे हम भ्रूण कहते हैं। भ्रूण गर्भाशय की दीवार में रोपित होकर विकसित होता रहता है। गर्भाशय के बारे में भी हमने पहले चर्चा किया था कि जो गर्भाशय होता है जहाँ पे बच्चे विकास करते हैं माँ के पेट के अंदर, उनकी दीवारों पर ही, मतलब उनके जो परत होते हैं ना, उसी के ऊपर भ्रूण जो है वो विकास करता है। गर्भाशय में भ्रूण जो है वो निरंतर विकास होता रहता है। धीरे धीरे विभिन्न शारीरिक अंग जैसे कि हाथ का बनना, पैर का बनना और भी शरीर के कई सारे अंग होते हैं, सिर का बनना, आंखों का बनना, कान का बनना, ये सब धीरे धीरे भ्रूण के
समय में ही विकास होता है। भ्रूण वह अवस्था है जिसमें शारीरिक भागों की पहचान हो सके और यही गर्भ कहलाता है। भ्रूण के समय में क्या होता है कि बच्चों का जो शारीरिक पहचान है वो बनना शुरू हो जाता है। हाथ बनना, आंख बनना, कान बनना, सर बनना, पैर बनना, पेट बनना, पीठ बनना, उंगलियां बनना, ये सब भ्रूण जब माँ के गर्भ में तैयार होने लगता है उसी समय ये सब चीज बनना शुरू हो जाता है और इसी अवस्था को हम गर्भ कहते हैं। जब गर्भ का विकास पूरा हो जाता है तो नवजात शिशु का जन्म होता है। आपको पता है कि 9 महीने लगते हैं माँ के पेट से बच्चे को पैदा होने में। तो ये 9 महीने का जो समय है ना, इसी 9 महीने के दौरान माँ के पेट के अंदर उसी गर्भाशय की थैली में बच्चे का विकास होता रहता है। यहाँ पे आपको गर्भाशय के अंदर भ्रूण को दिखाया गया है कि कैसे गर्भाशय के अंदर छोटे बच्चे जो होते हैं वो धीरे धीरे विकास करते रहते हैं। अब यहाँ पे हम आपको कुछ और भी बातें बताने वाले हैं, जैसे मुर्गी में भी जो हेन होता है, मुर्गी में भी आंतरिक निषेचन होता है, परंतु क्या मनुष्य और गाय की तरह मुर्गी भी बच्चे को जन्म देती है? क्या आपको लगता है कि मुर्गियां बच्चे को जन्म देती है? नहीं, वो अंडे देती है। आप जानते हैं कि मुर्गी बच्चों को जन्म नहीं देती है। लगभग लगभग यहाँ पे जितने बच्चे आप बैठे हो, आप सभी को पता है कि मुर्गी जो है वो बच्चों को जन्म नहीं देती है। चूजे कैसे जन्म लेते हैं? अब आपके दिमाग में एक बात आ रहा होगा कि ठीक है, मुर्गी तो बच्चे को जन्म देता नहीं है, तो फिर चूजे बाहर कैसे आते हैं? तो अब हम इन्हीं चीजों के ऊपर बात करेंगे कि आखिर मुर्गी को नए संतान की उत्पत्ति करने के लिए किन प्रकार की जरूरतों को देखना होता है। तो देखिए, निषेचन के फौरन बाद ही युग्मज लगातार विभाजित होता रहता है, ये ऑलरेडी हमने बात किया है। अंडवाहिनी में नीचे की ओर बढ़ता रहता है। इसके नीचे बढ़ने के साथ साथ इस पर सुरक्षित परत भी चढ़ जाती है। मुर्गी के अंडे पर दिखाई देने वाला कठोर कवच भी ऐसी ही सुरक्षित परत होती है। आपने जो भी आप अंडे देखते हो, एग देखते हो, उसके ऊपर आप एक कवच देखते हो ना, जो मुर्गी के अंडे को अंदर से सुरक्षित रखता है। कवच के पूर्ण रूप से बन जाने के बाद मुर्गी अंडों का निर्मोचन करती है। मुर्गी के अंडों को चूजा बनने में लगभग 3 हफ्ता का समय लगता है। याद रखिएगा, 1 नंबर के लिए बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आएगा कि जो अंडे से चूजा निकलता है, उस चूजे को बनने में लगभग लगभग 3 सप्ताह का समय लग जाता है। आपने मुर्गी को उस म्यान के लिए अंडों पर बैठे देखा होगा। मुर्गी क्या करता है, अपने अंडों के ऊपर बैठ के उसको सेकती है, गर्म रखती है, ताकि चूजे उसके अंदर सही तरीके से निर्माण हो सके। अंडे के अंदर चूजे का विकास इसी अवधि में होता है। चूजे के पूर्ण रूप से विकसित होने के बाद कवच के प्रस्फुटन के बाद चूजा बाहर आता है। जो कवच होता है ना, वो क्रैक हो जाता है, टूटता है, और उसके बाद उसमें से चूजा बाहर आ जाता है। बाह्य निषेचन वाले जंतुओं में भ्रूण का विकास मादा के शरीर के बाहर ही होता है। अब एक चीज और याद रखिएगा कि जो बाह्य निषेचन वाले जंतु होते हैं ना, उनके अंदर, मतलब शरीर के अंदर भ्रूण का विकास नहीं होता है। वो भ्रूण का विकास कहाँ होता है? शरीर के बाहर होता है। एक्सटर्नल कह सकते हो, इंटरनल नहीं होता है, एक्सटर्नल होता है। भ्रूण जो है वो अंडावरण के अंदर विकास, भ्रूण का विकास पूर्ण होने पर अंडोत्पत्ति होती है। मतलब कि भ्रूण का विकास अगर पूरा हो जाए, अगर शरीर के बाहर या अंदर, उसके बाद जो अंड जो उत्पत्ति होती है। आपने तालाब अथवा झरने में मेढक के अपने टैडपोल को तैरते हुए देखा होगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके बताता हूँ। यदि आप गांव में रहते हो, बरसात के समय में कभी आपने गांव में रहा है, तो तालाब, पोखर या नदी में भी देखा होगा, एक मछली टाइप का ही छोटा छोटा, बिंग मछली कहते हैं उसको हम लोग, बिंग मछली टाइप का उसके अंदर चलता रहता है। वो मछली शुरुआत में वो बिल्कुल मछली टाइप का ही लगता है, लेकिन धीरे धीरे वो मेढक बन जाता है। तो ये वही मेढक के जो बच्चे होते हैं, बहुत छोटे छोटे, उनको हम टैडपोल के नाम से जानते हैं। पॉइंट हमारा कहता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आगे लिख देता हूं, ये VVI रहेगा आपके एग्जाम के लिए। जरायुज एवं अंड प्रजक जंतु। अब ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है आपके। तो ध्यान से सुनिए, हमने जाना है कि कुछ जंतु विकसित शिशु को जन्म देते हैं। मतलब जो माँ अपने गर्भ में अपने बच्चे को रख के 9 महीने तक भ्रूण से जीव बनने तक का इंतजार करती है, तो ऐसे बच्चों के बारे में भी आपने पढ़ा है। जबकि कुछ जंतु ऐसे भी हैं जो अंडे देते हैं, जो बाद में शिशु में विकसित होते हैं। पहले तो वो अंडे के रूप में बाहर आते हैं, बाद में वो शिशु के रूप में विकसित होते हैं। तो याद रखिएगा, वह जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं, ऐसे सभी जंतु, हम मनुष्य भी जो सीधे
शिशु को जन्म देते हैं जरायुज जंतु कहलाते हैं। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा 1 नंबर के लिए। और वे जंतु जो अंडे देते हैं, अंडा देने के बाद उनके बच्चे पैदा होते हैं, उसे हम अंडप्रजक जंतु कहते हैं। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण था। जंतुओं के अंडों का अवलोकन करना सरल है क्योंकि उनकी माँ शरीर के बाहर अंडे देती है। परंतु आप यदि गाय की बात कर लें, कुत्ता की बात कर लें, बिल्ली की बात कर लें, तो मतलब बिल्ली के अंडे एकत्र नहीं कर सकते क्योंकि ये सारी चीजें तो अंडे देते ही नहीं है। गाय को कभी अंडा देते हुए देखा है? इंसानों को कभी अंडा देते हुए देखा है? अगर हमें ऐसा बोला जाए कि हमें मम्मी ने अपने 9 महीने पेट में ना रखा बल्कि हमें अंडे से निकले हैं, तो आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा कि हम अंडे से कैसे निकल सकते हैं? हम तो जरायुज जंतु हैं ना। मतलब जरायुज जंतु वैसे जंतु जो शिशु को सीधा पैदा करता है, तो उसे हम जरायुज जंतु कहते हैं। और ऐसे जीव जंतु जो अंडे पहले देते हैं और उसके बाद जंतु बाहर आता है या शिशु बाहर आता है, उसे हम अंडप्रजक जंतु के नाम से जानते हैं। तो कुछ मैंने जानवरों के नाम बताया आपको कि गाय, कुत्ता, बिल्ली, इंसान की भी बात कर लें तो इनके आप अंडे एकत्रित कर ही नहीं सकते, अंडे आप इनके कलेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए क्योंकि वह अंडे नहीं देते, इनमें माँ पूर्ण विकसित शिशु को जन्म देता है। यह जरायु जंतु के उदाहरण है। तो याद रखिएगा, ये जरायु जंतु के बारे में था। अब हम बात करेंगे शिशु से वयस्क। अब तो हमने बच्चे को जन्म दे दिया है, बच्चों के बारे में पढ़ लिया, चाहे वो अंडप्रजक हो या फिर जरायुज हो। तो अब हम शिशु से उसको बड़े होने के बारे में बात करेंगे कि छोटा बच्चा कैसे बड़ा होता है। तो नवजात जन्मे प्राणी अथवा अंडे में प्रस्फुटन से निकले प्राणी तब तक वृद्धि करते रहते हैं जब तक कि वह वयस्क नहीं हो जाते। एक चीज याद रखिएगा, जब तक उनके अंदर विकास होता रहता है, कब तक? जब तक कि वो वयस्क नहीं हो जाते। और जैसे वो वयस्क हो जाते हैं तो उनका विकास होना भी रुक जाता है। और ऐसा ही कुछ इंसानों के अंदर भी होता है। कुछ जंतुओं में नवजात जंतु वयस्क से बिल्कुल अलग दिखाई पड़ते हैं। जैसे मेढक के जीवन चक्र को आप देख सकते हैं 6.10 अर्थात 10 में यह बात दर्शाया गया है कि मेढक में अंडे से प्रारंभ करके वयस्क बनने की विभिन्न अवस्थाओं को आप देख सकते हैं, प्रेक्षण कर सकते हैं, ऑब्जॉर्व कर सकते हैं, लिख सकते हैं। हम 3 स्पष्ट अवस्थाओं अथवा चरणों में इन्हें देख पाते हैं। पहले तो अंडा होता है। अंडे के बारे में मैंने आपको बताया है कि कैसे तालाब में, पोखर में, नदियों में, कुएं में, गड्ढा में मेढक अपने अंडे देता है। वो फिर टैडपोल होता है, लार्वा। लार्वा मतलब एक लस्सा टाइप का, लसलसापन टाइप का, गोंद टाइप का, वो पानी में तैरता रहता है। कुछ जलीय जीव उसे खा भी लेते हैं, कुछ बच जाते हैं, तब वो मेढक बन पाते हैं। और उसके बाद वो वयस्क बनते हैं। तो क्या टैडपोल वयस्क मेढक से अलग दिखाई देते हैं? तो आप इसके बारे में एब्जॉर्ब कीजिए और लिखिए। अगर नहीं तो आप देख लीजिए, नीचे यहाँ पे बताया गया है कि कैसे टैडपोल, अब यहाँ पे ये तो वयस्क मेढक है, ये तो वयस्क मेढक है और नीचे लिखा हुआ भी है वयस्क। लेकिन शुरुआत में ये क्या होते हैं? अंडे होते हैं। तो अंडे को आप देख सकते हैं, अंडे ऐसे होते हैं। फिर वो टैडपोल, अब यहाँ पे वो थोड़ा सा फिश टाइप का लग रहा है कि नहीं लग रहा है? मछली टाइप का लग रहा है ना। और यहाँ पे ये बिल्कुल मछली टाइप का ही लग रहा है। यहाँ पे आप इसको पता ही नहीं कर पाएंगे कि ये मछली नहीं है। जब आप इसको रियल में देखोगे ना तो आपको ये बिल्कुल मछली की तरह ही दिखेगा। लेकिन यहाँ पे इसको देखो, ये ढमूसा सा मेढक तैयार हो गया है। तो यहाँ पे आप इसे पहचान कर पाओगे कि हाँ, ये वाकई में मेढक है। बात कर लेते हैं, टैडपोल रूपांतरित होकर वयस्क में बदल जाता है, जो छलांग लगा सकता है। आपने अक्सर मेढक को छलांग लगाते हुए, जंप करते हुए, कूदते हुए देखा होगा। और वो तैर भी सकता है। कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टैडपोल का जो वयस्क में रूपांतरण होता है, यही कायांतरण कहलाता है। 1 नंबर के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे शरीर में किस प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलता है, आप यह कायांतरण के अंदर ही रख ले सकते हैं। इसके अलावा हम अलैंगिक जनन के बारे में बात करेंगे। ऑलरेडी हमने लैंगिक जनन के बारे में बहुत सारी चर्चाएं की है। अब हम अलैंगिक जनन के बारे में बात कर लेते हैं। अब तक हमने जनन प्रक्रम का अध्ययन उन जंतुओं में पढ़ा है जिनसे हम परिचित होते हैं, परंतु अत्यंत छोटे जंतु जैसे कि हाइड्रा हो गया, सूक्ष्मदर्शीय जंतु हो गया जैसे कि अमीबा हो गया, तो इन सब में जनन किस प्रकार होता है? ऐसे सूक्ष्म जीव जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, बहुत सारे हैं। वायरस है सूक्ष्म जीव के अंदर। और भी मतलब कि हमने इससे पहले के अमीबा के बारे में पढ़ा है, जो बहुत छोटे होते हैं, अत्यंत छोटे होते हैं, हम इन्हें देख नहीं सकते हैं। तो इनके अंदर जनन कैसे होता है? ये नए जीव की उत्पत्ति कैसे करते हैं? तो उनके प्रजनन करने के ढंग के विषय के बारे में हम
जानकारी प्राप्त करेंगे। अगले पेज में चलते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाइड्रा में मुकुलन के बारे में बताया गया है कि हाइड्रा कैसे प्रजनन करता है, हाइड्रा कैसे मुकुलन करता है। तो सबसे पहले यहाँ जानने वाली बात है कि प्रत्येक हाइड्रा में एक या एक से अधिक उभार दिखाई दे सकता है। यह उभार विकसित होते हुए नए जीव हैं जिसे मुकुल कहा जाता है। हाइड्रा में जो उभार आपको दिखाई देता है ना, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, एक पेड़ कोई ऐसा ले लो जिसको जहां से काट देते हैं ना वहीं से उसका जड़ निकल जाता है, तो इसको हम मुकुल कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, कई बार हम लीचियों में मिट्टी लगा के उसके नए पेड़ का निर्माण करते हैं, कई बार मतलब इसको हम नई प्रजाति से नए पेड़ बनाने की प्रक्रिया कहते हैं। स्मरण कीजिए, यीस्ट में मुकुल दिखाई देते हैं, हाइड्रा में भी एकल जनक को निकलने वाले जो उदर्ध हैं वो नए जीव का विकास होता है, मतलब एक नए जीव का निर्माण करते हैं। और जिनमें केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है, इसमें मादा नर इस सब का जरूरत नहीं होता है, ये अकेले ही बच्चा पैदा कर लेता है और इसीलिए इसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। हाइड्रा में मुकुल से नया जीव विकसित होता है, इसलिए इस प्रकार के जनन को मुकुलन कहते हैं। हाइड्रा में नए जीव के जनन जो होते हैं वो मुकुल से होता है, इसलिए यहाँ जो नए जीव जन्म लेते हैं उन्हें मुकुलन के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे डायग्राम आपको जानने हैं, तो उन सारे डायग्रामों को आप जान लीजिएगा। यहाँ पे जो मुख्य रूप है से द्विखंडन है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं। ऐसे मतलब जनन जिसमें अलैंगिक जनन में जीव विभाजित होकर दो संतति उत्पन्न करते हैं, मतलब ऐसा जीव जो खुद टूटकर दो अलग अलग नए जीव में बन जाता हो, उसे हम द्विखंडन कहते हैं। मुकुलन एवं द्विखंडन के अतिरिक्त कुछ अन्य विधियां भी हैं, कुछ और भी तरीके हैं जिसके द्वारा एकल जीव संतति जीवों के द्वारा मतलब उत्पन्न करते हैं, मतलब दूसरे जीवों को उत्पन्न करते हैं। यहाँ पे आपको एक डॉली की कहानी और क्लोन के बारे में जानना है। यह स्टोरी जो है वो आप खुद ही रीड कर लेना, इंटरेस्टिंग भी है और इम्पोर्टेंट भी है और नहीं भी है, लेकिन आपको जानना जरूरी है, इसलिए आप इसे पढ़ लीजिएगा। एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएंगे, इसलिए मैं आपको इन चीजों के बारे में नहीं बता रहा हूँ। अब यहाँ पे जो प्रमुख शब्द है, क्योंकि चैप्टर समाप्त हो गया है, प्रमुख शब्द में आपको अलैंगिक जनन, द्विखंडन, मुकुलन, अंडे, भ्रूण, बाह्य निषेचन, निषेचन, गर्भ, आंतरिक निषेचन, इसके अलावा आपको कायांतरण, अंड प्रजक जंतु, लैंगिक जनन, शुक्राणु, जरायु जंतु और युग्मज, ये सारे पॉइंट्स आपके क्लियर करवा दिए गए हैं। साथ ही साथ आपने क्या सीखा है इसके बारे में भी आपको जानना जरूरी है। जितने भी पॉइंट्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं ये आप याद कर लेना, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। साथ ही साथ अभ्यास में जितने प्रश्न दिए गए हैं वो भी आपको जानने जरूरी है। जैसे कि पहला प्रश्न हमारा कहता है सजीवों के लिए जनन क्यों महत्वपूर्ण है, समझाइए। तो ये जितने भी प्रश्न आपको टोटल यहाँ पे दिए गए हैं, 6 प्रश्न, 7, 10, 10, टोटल 10 प्रश्न आपको इस चैप्टर में दिए गए हैं। ये सब आपको सही तरीके से बना लेने हैं। यदि किसी प्रश्न में आपको दिक्कत होता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपके उस प्रश्न के उत्तर कमेंट के माध्यम से ही दे दिया जाए। तो यहाँ पे ये पूरा चैप्टर समाप्त हो गया है, पूरा चैप्टर समझा दिया गया है और ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इसे बड़े ही ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा। चैप्टर का नाम है जंतुओं में जनन, क्लास 8 साइंस चैप्टर 6 है ये। आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।